हाय एवरीवन, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टाइम्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम स्टोन एज को डिस्कस कर रहे थे और हमने उसमें पैलोलिथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो पुरापाषाण काल के बाद जो आएगा मध्य पाषाण काल वो होगा, यानी कि पाषाण काल में हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मध्य पाषाण काल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बात करें इसके खोजकर्ता की तो वो कौन है, सी एल करलाइल। इन्होंने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। लघु का मीन्स है छोटा, ठीक है, पाषाण मीन्स पत्थर। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटे छोटे उपकरण की मतलब काल है ये। यहाँ पर जो उपकरण की विशेषता है वो क्या है, उसका साइज़। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे औजार बने यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों के माध्यम से। ठीक है, तो अब सी एल करलाइल ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मध्य पाषाण काल जो था, ठीक है, उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो वो कौन है, सी एल करलाइल। ठीक है, और या फिर पूछा जा सकता है कि इस काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस काल को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। वही है इसके पीछे रीज़न कि जो यहाँ के औजार थे, ठीक है, वो साइज़ में छोटे थे, छोटे पत्थरों द्वारा निर्मित थे। और अगर हम बात करें इसके समय की, तो समय क्या था, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप आजकल देखेंगे तो वहाँ क्या आपको देखने को मिलेगा, 12,000 से 10,000। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब आगे हम बात करते हैं, इस काल तक हिमयुग जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। जलवायु कैसी हो गई थी, गर्म तथा आर्द्र हो चुकी थी, जिसका प्रभाव क्या हुआ, पशु पक्षी तथा मानव समूह पर पड़ा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ही जो मानव था उसने अपना जो जीवन शैली थी उसमें भी परिवर्तन किए। ठीक है, अब छोटे छोटे पशु पक्षी भी जो है अस्तित्व में आने लगे। ठीक है, तो उसके तरह जो जिस तरह उसको शिकार करना है उस तरह के वो औजार बनाएगा। ठीक है, यानी कि अब छोटे जब पक्षी अस्तित्व में आने लगे तो औजारों का टाइप भी बदलेगा। ठीक है, तो मानव जो था उसने अपने जो इसके कहते हैं जो समूह पर प्रभाव पड़ा मानव के, तो इस तरह भी पड़ा। ठीक है, और आगे हम देखेंगे और क्या प्रभाव हुआ। देखिए, मध्य पाषाण काल जो था इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक क्या है कि जो मनुष्य है वो पशुपालक बन गया, यानी कि मनुष्य का पशुपालक बन जाना। अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो वहाँ क्या था, आखेटक और खाद्य संग्राहक तक ही था वो सीमित। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, मनुष्य पशुपालक बन गया, यानी कि उसने पशु को पालना भी प्रारंभ कर दिया। तो जब वो पशु को पालेगा तो उसके साथ साथ वो कुछ और काम भी करे, जैसे कि उसने अब शहद जमा करना, ठीक है, शिकार तो वो कर ही रहा था, तो ठीक है, कुछ और ऐसे पालना कर रहा, जैसे कि उसके भोजन का जो प्रमुख स्रोत आगे मछली बन गया, हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें जो थी चेंजेस मतलब देखने को मिले। अब आगे हम देखेंगे औजार। औजार कैसे थे, मतलब उनकी शेप्स किस तरह की हो गई, जैसे कि त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार व समलंब। फ्रेंड्स देखिए, जो पहले के औजार थे वो भी थे, ऐसा नहीं है कि जो वो वाले औजार थे वो अब नहीं रहे, वो औजार भी थे, उनके साथ अभी ऐड हो गए। ठीक है, जो इनके कॉर्नर्स होते थे वो बहुत ही शार्प होते थे, क्योंकि इनका शिकार कैसे किया जाता था, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया। इसका क्या मतलब है, इस तकनीक में क्या होता है कि जो जैसे किसी पशु पक्षी या फिर जानवर का हम कहीं शिकार करना है तो दूर से फेंक कर किया जाता था। ठीक है, तो दूर से फेंक कर उसका शिकार किया जाता था। तो इस तरह की तकनीक को क्या कहा जाता है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक। ठीक है, तो जितने उसके कॉर्नर्स थे वो सभी के सभी ऐसे शार्प हुआ करते थे। ठीक है, मान लीजिए अपने किसी जानवर जैसे कि खरगोश का ही उदाहरण लीजिए, उसका शिकार करना है तो ऐसे फेंका जाएगा कि जो 4 अगर कोने हैं या फिर 3 अगर कोने हैं तो जैसे भी उसको लगे वहाँ से उसका शिकार हो सके। अब आकार की अगर बात करें तो आकार क्या था, 1 से 8 सेंटीमीटर, तो जो औजारों का यहाँ पर साइज़ बताया गया है। और जब हमने देखा कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक, तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, तीर कमान का विकास। ठीक है, या हम कहें तीर कमान की जो स्टार्टिंग ही कहें तो वो मध्य पाषाण काल में हुई। और भोजन का प्रमुख स्रोत क्या बन गया, मछली। अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको कुछ औजार के यहाँ पर मध्य पाषाण के दिखाए हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि देखिए 6, 7, 8 त्रिभुजाकार आपको शेप दिख रही है। तो जो इसके कॉर्नर्स हैं वो सारे ही कैसे हैं,
शार्प हैं, ठीक है, बहुत ही नुकीले होते थे, जो कि मतलब जिससे कि जो मानव है वो आसानी से जानवरों का शिकार कर सके। ठीक है, जैसे कि 10, 11, 12 जो है, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो इसके अब 4 कॉर्नर्स हैं तो चारों ही इस तरह के हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। भारत में जो मानव अस्थि पंजर है वो सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानव अस्थि पंजर जो है वो पाषाण काल में किस काल से प्राप्त हुआ है, तो आप आंसर टिक करेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य बाखेटक और खाद्य संग्राहक होने के साथ साथ क्या बन गया, पशुपालक बन गया। तो प्रथम पालतू पशु पूछा जाता है एग्जाम में, वो है कुत्ता यानी कि डॉग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मानव जो है वो आग के प्रयोग से भी परिचित हो गया। मानव को आग की जानकारी तो पूरा पाषाण काल में ही थी, ठीक है, लेकिन अब मानव जो है वो आग के प्रयोग से परिचित हो गया। अब देखिए स्थान, अब बात करते हैं कि जो जो यहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं भारत में। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बागौर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, ये अगर हम जिला की बात करें तो यह भीलवाड़ा जो जिला है वहाँ है, कोठारी नदी के तट पर। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्यों इतना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि ये जो बागौर है ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल माना गया है। ठीक है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले। अब उसके बाद है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और लेखैया, लेखैया जो है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से 17 नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि 17 नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं। और लंघनाज ये गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या मिला है, 14 मानव कंकाल। ठीक है, 14 मानव कंकाल के जो साक्ष्य है वो लंघनाज से मिले हैं। अब देखिए महदहा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। और हड्डियों के आभूषण, ठीक है, और सिंह के औजार, ये सब कहाँ से मिले, महदहा से। और दमदमा ये उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स, ये भी यहाँ से 41 यानी कि 41 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले। 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में दफनाए गए थे यहाँ पर, ये भी साक्ष्य कहाँ से मिले, दमदमा से। अब देखिए सराय नहर, सराय नहर है जो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ से युद्ध के साक्ष्य मिले। और जो स्तंभगर्त के प्रमाण मिले, स्तंभगर्त होता है मान लीजिए एक ऐसा एरिया रहने का, इसमें जैसे कि पिलर्स होते हैं और उसके ऊपर छत होती है। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था को कहा जाता है स्तंभगर्त। तो उसके जो साक्ष्य यानी कि उसके एविडेंस भी मिले हैं यहाँ से। 8 गर्त चूल्हे, एक साथ 4 नरकंकाल, सामूहिक नरसंहार के साक्ष्य, 37 नरकंकाल। ठीक है, बहुत ही शत विशत मतलब उनकी हालत थी, तो इस माध्यम से पता चला कि या कोई युद्ध हुआ होगा या फिर मतलब कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ से युद्ध के साक्ष्य भी मिले हैं। अब आगे हम बात करते हैं पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स, यहाँ से 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक का नाम है जम्बू द्वीप और दूसरा है डोरोथी द्वीप। ठीक है, यहाँ मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगी कि जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर मैंने आपको स्थल बताए हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी भी पढ़ने हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कहाँ से 4 नरकंकाल मिले हैं, कहाँ से 17 मिले हैं। ठीक है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब ध्यान रहेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको खुद को लगेगा ये अब आपको याद हो गया है। क्योंकि आज अगर मान लीजिए आप कोई ट्रिक से इसे याद कर भी लेंगे तो कुछ टाइम बाद आप इसे भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि रिवीजन करा करें टाइम टू टाइम, और इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो भी साथ ही साथ अगर आप करेंगे तो आपका सारा रिवीजन अच्छे से आपको रिजल्ट भी देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नवपाषाण काल के बारे में हम वहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।